मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज अपन जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है उससे काफ़ी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे शोक के बारे में कि आखिर शोक क्या होता है। देखो, शोक की जब बात की जाए सबसे पहले अपन बेसिक से शुरू करेंगे। तो बेसिक में आता है कि आखिर इस शोक का मतलब क्या होता है। तो शोक की अगर बात की जाए, अगर मैं पूछूं कि शोक क्या होता है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि शोक का मतलब होता है क्या होना, बीपी। शोक का मतलब होता है टिश्यू परफ्यूजन कम होना। शोक का मतलब होता है बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम होना। दोनों बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर बेसिक से बात की जाए कि आखिर जो मूलभूत रीजन महत्वपूर्ण जो इसके पीछे कारण है वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये शोक की कंडीशन अराइज होती है। तो यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहले बेसिक क्या होगा, बीपी का कम होना। अगर अपन जो मेन जो रीजन है, मेन जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो कंडीशन है अराइज हो रही है वो क्या है, डिक्रीज बीपी अर्थात हाइपोटेंशन, अर्थात हाइपोटेंशन। अब सबसे पहले अगर बात की गई कि बीपी का क्या होना, कम होना, ही क्या कहलाता है, शोक कहलाता है। बीपी कम होना क्या है, शोक है, जिस वजह से आदमी क्या चला जाता है, शोक में चला जाता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, ये जो अपनी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर ये ब्लड फ्लो करता है। अब इस ब्लड के द्वारा इस वेसल्स के ऊपर लगने वाला जो दबाव है, ये जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली होता है 120/80 mm ऑफ Hg। ये जो 120 है ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब क्या होता है, वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं आयोटा के अंदर, अर्थात जो लार्जेस्ट बॉडी की आर्टरी है या लॉन्गेस्ट जो बॉडी की आर्टरी है आयोटा, उसके अंदर क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। कौन, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स से प्रेशर लग के ब्लड आयोटा में जाता है, तो उस समय जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। या फिर अपन बात कर सकते हैं ये कौन सी फेज होती है, बॉडी की वर्किंग फेज होती है। ये बॉडी की कौन सी फेज होती है, वर्किंग फेज होती है। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको याद रखना चाहो तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि सिस्टम को ब्लड सप्लाई होना, एस का मतलब सिस्टोलिक, एस का मतलब सिस्टम। तो सिस्टम को ब्लड सप्लाई करते वक्त जो प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टम को ब्लड सप्लाई के दौरान लगने वाला प्रेशर ही क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर की बात की जाए तो डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ Hg। क्या होता है, 80 mm ऑफ Hg होता है। डायस्टोलिक के अंदर बॉडी कौन सी फेज में होती है, रेस्टिंग फेज के अंदर। तो इस समय जो बॉडी होगी वो कौन सी फेज में होगी, रेस्टिंग फेज के अंदर होगी। बॉडी रेस्टिंग फेज के अंदर होगी डायस्टोलिक प्रेशर के दौरान। और डायस्टोलिक अपन बता सकते हैं कि एट्रियम से ब्लड जब वेंट्रिकल्स में आता है तो उस वक्त जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। इन दोनों के बीच में तो सिस्टोलिक में से अगर डायस्टोलिक को घटा दिया जाए तो जो बचता है पीछे की तरफ जो रिमेनिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। तो यहाँ पे पल्स प्रेशर कितना है अपने पास, जब अपन ने सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक को घटाया तो 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg आया, जो कि क्या होता है, पल्स प्रेशर होता है। अब ये पल्स प्रेशर से अपन एक और चीज़ निकाल सकते हैं जो कि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वो है MAP। इट मीन्स मीन
आर्टीरियल प्रेशर मीन आर्टीरियल प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब अपन डायस्टोलिक में पल्स प्रेशर जोड़ के पल्स प्रेशर में 3 का भाग देते हैं। पल्स प्रेशर में किसका भाग देते हैं? 3 का। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3। तो यहाँ पे अपन के पास कितना आएगा? इसको कट कर दिया तो अपने आया 13.33। जब इसको इसमें जोड़ा तो अपने पास आया 93.33। तो ये क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसको और एक और इसका फॉर्मूला होता है पल्स प्रेशर को निकालने का, वो है क्या है? 2 डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे इसको तो क्या आएगा? डायस्टोलिक 80 होता है, 80 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 160 होता है और सिस्टोलिक 120 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 280 आता है और इसमें 3 का अपन को भाग देना होता है, तो वही नतीजा आएगा जो पहले आया था 93.33 mm ऑफ Hg। तो ये क्या होता है? अपना मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। अब जब कभी भी क्या होगा? पल्स प्रेशर कम होगा, जब कभी भी क्या होगा? पल्स प्रेशर कम होगा तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। कैसे भाई? सिस्टोलिक तो 80 है, ठीक है, पल्स प्रेशर 20 हो गया, 40 था तो 20 हो गया। अब इसको अपन के डायस्टोलिक प्लस पल्स प्रेशर अपॉन 3 करते हैं, है ना? तो यहाँ पे पल्स प्रेशर को अगर कम कर दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपने पास जो नतीजा आएगा वो क्या आएगा? 6.66। मतलब ये क्या हो गया? 86 ही हो गया। मतलब पल्स प्रेशर क्या घटने की वजह से क्या हो गया? मीन जो आर्टीरियल प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यहाँ पे जो अपना जो शौक है वहाँ पे अपन ने बात की कि यहाँ पे बीपी कम होती है और बीपी के अंदर भी कौन सी बीपी मेन होती है? सिस्टोलिक। मेन कौन सी होती है? सिस्टोलिक बीपी कम होती है। यहाँ पे जो सिस्टम को जो ब्लड सप्लाई करनी चाहिए उस समय जो हार्ट के द्वारा जो लगाया जाने वाला जो प्रेशर है वो कम लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये सिस्टोलिक बीपी कम हो जाएगी। इसके अलावा अपन जब कार्डियक मॉनिटर बनाते हैं तो यहाँ पे जो इस ईसीजी की लाइन चलती रहती है, 3 लीड होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लीड ईसीजी होती है। और अगर कार्डियक मॉनिटर में अपन साइड में बात किया जाए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मीन आर्टीरियल प्रेशर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले अपन को पल्स रेट देखने को मिलेगी, उसके बाद में बीपी देखने को मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे मीन आर्टीरियल प्रेशर अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या निकलेगा? मीन आर्टीरियल प्रेशर। यहाँ पे अपन को रेस्पिरेटरी रेट और यहाँ पे O2 सैचुरेशन, O2 सैचुरेशन जो नॉर्मल होनी चाहिए 95 से अबव, मोर देन 95 और 95 से 100, 95 to 100 होनी चाहिए। सैचुरेशन का मतलब हीमोग्लोबिन, जितना भी ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? 4 को। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अब जितने ज़्यादा कैरी कर रहा है उतना ही सैचुरेशन बढ़ेगा। मतलब 4 कर रहा है तो सैचुरेशन जो 100 के आसपास रहेगा, और 4 से कम है तो वो सैचुरेशन डाउन होता है। तो नॉर्मल जो सैचुरेशन होना चाहिए O2 का वो कितना होना चाहिए? 95 से अबव, या बोल सकते हैं 95 to 100 के बीच में होना चाहिए। तो ये कार्डियक मॉनिटर था जहाँ पे ईसीजी लीड चलती है, 3 लीड है। यहाँ पे अपन को पल्स रेट देखने को मिलेगा, उसके बाद में बीपी, उसके बाद में मीन आर्टीरियल प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर रेस्पिरेटरी रेट और फिर O2 सैचुरेशन। आपको पता है ना पल्स रेट कितनी होती है? पल्स रेट होती है 60 to 100 बीट पर मिनट
और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली 72 बीट। और ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg। रेस्पिरेटरी रेट होती है अपनी, पल्स रेट हो गई, मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है अपना 93.33। जो रेस्पिरेटरी रेट है वो होती है 12 से 20 के बीच में, और एग्जैक्टली बात की जाए तो कितनी होती है 16, एग्जैक्टली कितनी होती है 16। और ऑटो सेचुरेशन कितनी होती है 95 से अबव, तो 95 to 100%। तो ये अपना होता है बेसिक जो कार्डियक मॉनिटर में अपन को देखने को मिलता है। अब अपन पहुंचते हैं इस शोक की तरफ, ये बेसिक बातें पूरी हुई, अब अपन पहुंचते हैं शोक की तरफ। तो शोक में देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, जो सिस्टोलिक बीपी है वो क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज या कम देखने को मिलेगी। अब ये सिस्टोलिक बीपी कम क्यों हो रही है, ये सिस्टोलिक बीपी कम क्यों हो रही है, तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं। इसके पीछे क्या है, 3 जो रीजन है वो होंगे। फर्स्ट रीजन, जो अपना जो ब्लड प्रेशर बनाता है वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कौन बनाता है, ब्लड प्रेशर अपना हार्ट बनाता है। ये तो क्या है अपना हार्ट, ये हार्ट क्या बना रहा है, ब्लड प्रेशर बनाता है जो फेल हो गया। तो जिसकी फेल होने की वजह से जो प्रेशर लगेगा ब्लड को आगे की तरफ आयोटा के अंदर जाने के लिए, तो वो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अपन को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या हुआ, हार्ट अपना फेल हो गया, मतलब मोटर अपनी फेल हो गई, जिसकी वजह से अपन को देखने को मिलेगा ये कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टोलिक प्रेशर कम होने का जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, जैसे समझो ये अपनी मोटर है, ये मोटर जिसको अपन हार्ट बोल रहे हैं, इसको अपन मोटर बोल रहे हैं अभी एक बार, अपना हार्ट या मोटर जो कि क्या बनाता है, ब्लड प्रेशर बनाता है। अगर ये ऑर्गन जो ब्लड प्रेशर बनाता है वो ख़राब हो गया, मतलब अपनी मोटर या अपना जो ये हार्ट है ये ख़राब हो गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाएगी। जो कारण क्या है भाई, ये तो मोटर थी, अब ये मोटर क्या करेगी, क्या कर रही है, ब्लड को प्रेशर बनाती है, ब्लड प्रेशर बनाएगी तो क्या करेगी, ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करेगी, मतलब ये सेल्स को क्या पहुंचाएगी, प्रेशर लगा के ब्लड को, किसके द्वारा, वो पहुंचाएगी पाइपलाइन अर्थात ब्लड वेसल्स अर्थात आर्टरीज। तो आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पाइपलाइन, कि मोटर ब्लड सप्लाई तब करेगा जब ये पाइपलाइन सही होगी, तब सही सिस्टोलिक रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाइपलाइन अगर डायलेट हो गई, पाइपलाइन अगर डायलेट हो गई, मतलब अपना जो ब्लड वेसल्स है या आर्टरीज है वो डायलेट हो गई। देखो क्या होता है, मोटर तो ब्लड पंप कर रही है, लेकिन क्या होता है, जो एंड का जो अंतिम जो सिरा होता है किसका, पाइप का, अगर वो पाइप का वो सिरा अगर डायलेट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पानी ज़्यादा दूर नहीं जाके गिरेगा, पास में ही गिर जाएगा। और अगर उसको थोड़ा सा पिचका दिया जाए उस अंतिम सिरे को, तो पानी अब दूर जाके गिरेगा, मतलब ब्लड प्रेशर अभी मेंटेन रहेगा, ये सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन ये जो अंतिम सिरा है ये अगर डायलेट हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो प्रेशर उतना नहीं रह पाएगा, वो क्या पड़े, जैसे पानी मोटर ने तो पानी तो बराबर दिया, लेकिन भाई साहब पाइप डायलेट हो गया, पाइप में एबनॉर्मलिटी है, तो ज़्यादा दूर पानी प्रेशर के साथ नहीं गिरेगा। इस वजह से दूसरी कंडीशन क्या है, वेजो डायलेशन। दूसरा क्या है, वेजो डायलेशन। तीसरा कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तीसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है और सबसे ज़्यादा उसी टाइप के अपन को शौक है जो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मोटर ख़राब हो गई जिस वजह से बीपी कम हो गई। दूसरी, पाइपलाइन डायलेट हो गई जिसकी वजह से सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो गई। तीसरी बात, भाई साहब मोटर भी काम कर रही है, पाइपलाइन भी ठीक है, लेकिन आपका जो होद है उसमें पानी नहीं है, मतलब अपना जो बॉडी सिस्टम है उसके अंदर ये जो सर्कुलेशन के लिए ब्लड प्लाज्मा होना चाहिए वो ही नहीं है, मतलब हाइपोवोल्यूमिया। थर्ड जो कारण है वो क्या है, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपोवोल्यूम।
मिया मतलब ईमिया मतलब ब्लड, वॉल्यूम मतलब कोई भी अमाउंट, और हाइपो मतलब कम। तो मतलब यहाँ पे ब्लड की अमाउंट कम हो चुकी है, इस वजह से अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है क्या, सिस्टोलिक बीपी का कम होना, सिस्टोलिक बीपी का कम होना। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर हार्ट के अगर ब्लॉक होने की वजह से या हार्ट के ख़राब होने की वजह से अगर अपन को शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम कम होने की वजह से अगर शॉक देखने को मिला तो क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। और अगर ब्लड वेसल्स के आर्टरी के डायलेट होने की वजह से जो शॉक देखने को मिला वो क्या है, वेजो डायलेशन, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो वेजो डायलेशन के जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में अपन अगर बात करें तो यहाँ पे 3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। एक होता है किस वजह से, एलर्जी की वजह से, एक होता है एलर्जी की वजह से, या जिसको अपन बोल सकते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। देखो एनाफाइलेटिक होता है एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन जो टाइप फर्स्ट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मतलब अगर सेंसिटिव नेचर किसी का भी अगर ट्रिगर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब सेंसिटिव नेचर ऑफ द समथिंग गेट ट्रिगर्ड, द कंडीशन इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। और जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, एक तो होती है इमीडिएट, एक होती है डिलेड। इमीडिएट में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। और ये जो टाइप फर्स्ट होती है उसको एनाफाइलेटिक या एलर्जिक कंडीशन या टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोल सकते हैं। टाइप सेकंड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसको साइटोटॉक्सिक, और जो टाइप थर्ड होती है उसको आर्थरस रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन को जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, एनाफाइलेटिक शॉक या जो एलर्जिक शॉक है वहाँ पे IgE, जो IgE है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलती है और इमीडिएट देखने को मिलती है, विद इन कुछ वक्त के अंदर ही, विद इन फ्यू मिनट्स या विद इन कुछ फ्यू आवर्स अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो इम्यूनिटी काम करती है वो कौन सी होती है, ह्यूमोरल। यहाँ पे जो इम्यूनिटी काम करती है वो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो टाइप इसका एक कारण उसका वेजोडाइलेशन का एनाफाइलेक्टिक शॉक। यहाँ पे क्या होगा, जो एलर्जिक सब्सटेंस है वो रिलीज होगा, जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन क्या करेगा, ये हिस्टामिन क्या करेगा, वेजोडाइलेशन, हिस्टामिन करेगा वेजोडाइलेशन, जबकि सीरोटोनिन करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे एनाफाइलेटिक या एलर्जिक रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होने से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होने से वेजोडाइलेशन होगा। दूसरा है न्यूरोजेनिक मतलब नर्व इम्पेयरमेंट की वजह से शॉक की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है, वेजोडाइलेशन हो जाता है नर्व इम्पेयरमेंट की वजह से। तो सिंपैथेटिक ANS के द्वारा जो कंट्रोल किया जाना है ना, ANS क्या करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। अपना जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है वो इन पे कंट्रोल करता है। तो अगर सिंपैथेटिक अल्टर्ड हो गया, सिंपैथेटिक अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएगा और ये जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है न्यूरोजेनिक। तीसरा है किसी भी प्रकार के कोई इन्फेक्शन की वजह से वेजोडाइलेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक। किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टिक शॉक। और वो क्या कर रहा है, वेजोडाइलेशन सिस्टोलिक जो BP है उसको कम कर रहा है। तो इसको वेजोडाइलेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के नाम से भी जाना जा सकता है। तो अपन ने बात की कि आखिर शॉक में क्या होता है कि सिस्टोलिक BP कम हो जाती है। कम होने के कारण 3 थे। पहला जो कारण था वो ये था कि भाई साहब जो ब्लड प्रेशर बनाता है वो ऑर्गन ही अगर ख़राब हो जाए तो क्या करोगे,
तो कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरी, जिनके द्वारा ये जो ऑर्गन है ब्लड सप्लाई करता है, अगर उनमें प्रॉब्लम हो अर्थात वेजोडाइलेशन हो तो सिस्टोलिक बीपी डाउन हो जाएगी। तीसरी बात थी कि क्या हुआ, अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, वो ब्लड ही नहीं है, वो वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये जो अपना हार्ट है वो किसको पंप करेगा। तो तीसरा था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। शॉक के 3 कारण पढ़े अपन ने। तीनों कारणों के बाद में अपन ने निकाला इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में कि क्या हुआ। जब क्या हुआ, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो गई, क्या हुआ, ये जो सिस्टोलिक डिक्रीज हुई, अपनी जो सिस्टोलिक बीपी जैसे डिक्रीज हुई मतलब अपना जो हार्ट है वो आयोटा के अंदर ब्लड कम पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा, आयोटा में ब्लड को पंप कम करेगा। और जब आयोटा के अंदर ब्लड पंप कम होगा, आयोटा के अंदर क्या होगा, ब्लड पंप अगर कम होगा तो क्या होगा, जो सेल्स और जो टिश्यू है या जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होगी। क्या होगा, कम ब्लड सप्लाई होगी। और कम ब्लड सप्लाई है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है कौन करता है, आरबीसी। आरबीसी क्या है, ब्लड, एक प्रकार का ब्लड का कंपोनेंट ही है। मतलब ब्लड कम हुआ तो आरबीसी भी कम हुई, जाहिर सी बात है। और आरबीसी कम हुई तो जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है वो चीज़ है, वो जो साधन है वो भी क्या कम हो गया, तो ऑक्सीजन सेल्स तक कम ही पहुंचेगी क्योंकि वो व्यवस्था नहीं है। मतलब जैसे अगर आपके पास व्हीकल ही नहीं है तो आप अपने जो गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन प्लेस है वो कैसे पहुंचोगे। बसों की फुल व्यवस्था है पहले जैसी, तो आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है कि ब्लड कम है, ब्लड कम होना मतलब यहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिया है, यहाँ पे क्या है, सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो रही है और इसकी वजह से ब्लड सप्लाई सेल्स को कम हो रही है, सेल्स को इस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो रही है और इस वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो रहा है। भाई बीपी डिक्रीज हुई, ये जो सिस्टोलिक बीपी है ये डिक्रीज हुई तो डिक्रीज आउटपुट, जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द सेल्स। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो आरबीसी कम है, अर्थात अब ऑक्सीजन भी कम होगी। इसको जो सप्लाई करने वाला साधन है आरबीसी वो कम हो चुका है, तो डिक्रीज O2 सप्लाई, और इसी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन, देखो टिश्यू परफ्यूजन को अपन क्या बोलते हैं, उत्तक छिड़काव हिंदी के अंदर। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपना हार्ट है, हार्ट से ब्लड आकर ब्लड वेसल्स से होता हुआ सेल्स तक जो अमाउंट पहुंच रही है वो क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन होता है, जिसमें उस ब्लड के अंदर सब ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिएंट भी होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, टिश्यू परफ्यूजन कम होना मतलब उत्तक जो अपने टिश्यूज़ है उनके पास जो ब्लड की अमाउंट है वो कम पहुँच रही है, क्योंकि सब चीज़ें कम हो गई, ब्लड बॉडी के अंदर ही कम है, तो सिस्टोलिक बीपी डाउन हो चुकी है। और सिस्टोलिक बीपी डाउन होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टिश्यू परफ्यूजन को क्या बोला, उत्तक छिड़काव। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब क्या है, अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से होते हुए ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड का किस तक पहुँचना, सेल्स तक पहुँचना। और इसको अपन मेजर कैसे कर सकते हैं कि पर मिनट में कितनी अमाउंट एक पर्टिकुलर सेल को सप्लाई हो रही है, पर मिनट में कितनी अमाउंट ब्लड की एक पर्टिकुलर सेल को सप्लाई हो रही है, उस बेसिस पे अपन टिश्यू परफ्यूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि बीपी कम हो रही है, अमाउंट कम पहुँच रही है। वॉल्यूम कम थी वैसे अमाउंट कम पहुँच रही है, वैसे डायलेशन हो गया वैसे अमाउंट कम पहुँच रही है। इस वजह से ये सब कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अपन अगर अब डेफिनेशन की बात करें, इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन की, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, It is an life-threatening condition. It is an life-threatening condition. Life-threatening condition or failure of circulatory system or failure of
ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या हो गया, फेल हो चुका है, अपना हार्ट काम करना कम कर चुका है, या ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी है, सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो चुका है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, हार्ट इज, क्या बोल सकते हैं, और हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। यहाँ पे अपन अगर इसको कंटिन्यू लिखना चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट वेयर हार्ट इज अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द सेल्स, जो बेसिक है उसकी बात कर लेते हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, सब कोई कम होगी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज एडिक्वेट ब्लड सप्लाई करने में मेंटेन नहीं कर पा रहा, जो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड सप्लाई करना था वो मेंटेन नहीं हो पा रही, इस वजह से क्या होगा, विच लीड्स टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, even decrease oxygen supply and decrease tissue perfusion तो अपन ने बात की कि ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम या तो फेल हो चुका है, या फिर क्या हुआ, हार्ट है जो अपना जो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई को जो मेंटेन करने में कैपेबल नहीं रहा, जिस वजह से क्या हुआ, अब ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, ब्लड सप्लाई आगे ऑर्गन को कम हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और टिश्यू परफ्यूजन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या है, डेफिनेशन किसकी, शोक की। शोक के अपन ने कारण के बारे में डिस्कस किया कि शोक के 3 कारण थे। पहला, अगर हार्ट में प्रॉब्लम, पहला क्या था, हार्ट में प्रॉब्लम, दूसरा वेजो डायलेशन, और तीसरा अपन ने क्या डिस्कस किया, वॉल्यूम का कम हो जाना अर्थात हाइपोवॉल्यूमिया। तो 3 जो महत्वपूर्ण कारण थे शोक के, कि जिस वजह से क्या हो रहा है, शोक की कंडीशन क्या हो रही है, अराइज हो रही है। तो अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। अपन ने नॉर्मल बेसिक के बारे में बात की, अभी तक डेफिनेशन के बारे में बात की, और इसके जो कोजेज है, और कोजेज के आधार पे ही अपन ने इसके शोक के टाइप्स भी बता दिए, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, और अपन ने क्या एक दो बताया, कार्डियोजेनिक, एक हाइपोवॉल्यूमिक और एक सेप्टिक, जो 3 जो मेजर टाइप के शोक है उनके बारे में बात कर ली कारण के आधार पर ही। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ थी, हार्ट में, तो हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो अपन क्या कराएंगे, ये जो हार्ट है इसको काम करवाएंगे। अगर ट्रीटमेंट करना होता है अपन को तो क्या कराते हैं अपन, पहले हार्ट को काम कराएंगे, प्रॉब्लम थी हार्ट में। दूसरा वेजो डायलेशन था तो क्या करेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। तीसरा वॉल्यूम कम थी तो वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ब्लड इन्फ्यूज़न करेंगे। तो इस हिसाब से कारण के आधार पे टाइप्स भी पता लगे, कारण के आधार पे इसका ट्रीटमेंट भी पता लगा। तो अब अपन बात करेंगे शोक के स्टेजेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे शोक के स्टेजेज के बारे में। यहाँ पे जो सबसे पहले जो शोक होने के बाद में जो सबसे पहले अपन को स्टेज देखने को मिलती है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है या फिर जो प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी स्टेज। यहाँ पे जो शोक की जो पहली जो स्टेज है इसके अंदर अगर बात किया जाए तो क्या होगा, देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, शोक क्या है, शोक किसको बोलेंगे, बीपी का कम होना। क्या है, बीपी का कम होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी कम हो रही है। इसके अलावा जब बीपी कम हो रही है तो बीपी कौन सी कम हो रही है, सिस्टोलिक। डायस्टोलिक पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिस्टोलिक पे मेनली फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक अगर कम हो गई तो क्या होगा, ये जो सिस्टोलिक कम होगा
तो जो पल्स प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर 120 की जगह 110 हो जाएगा तो पल्स प्रेशर 30 रह जाएगा, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा तो अपन ने बात की थी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर वो नॉर्मल 40 था और सिस्टोलिक कम होने से जो जो दोनों के बीच में डिफरेंस आना था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में वो कम हो जाएगा। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वाला अगर डिफरेंस कम हो गया, मान लिया सिस्टोलिक बीपी कितनी हो गई, 110 हो गई, जिसकी वजह से डिफरेंस 30 रहा, और यहाँ पे पल्स प्रेशर कितना हो गया, 30 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इससे निकलने वाला जो मेन आर्टीरियल प्रेशर वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 90 ही रह जाएगा, 93 था एग्जैक्टली, पल्स प्रेशर घट गया। ये तो एग्जांपल है कि 90 ही रह जाएगा, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पल्स प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर भी आपको क्या करना देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि बीपी कम हो रही है, बीपी कम होने से क्या हो रहा है, बीपी कम हो रही है, पल्स प्रेशर कम हो रहा है, पल्स प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेन आर्टीरियल प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अपन को सबसे पहले क्या देखने को मिला, बीपी कम हुई, बीपी कम होने से क्या हुआ, जो पल्स प्रेशर है वो कम हो गया। पल्स प्रेशर अगर कम हो गया तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या बढ़ावा देखने को मिलेगा, तो बढ़ावा क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट, हार्ट रेट। ऐसा अगर अपने पास कोई चीज़ की कमी होती है तो अपन उसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, सब्सटीट्यूट या कोई परमानेंट कोई दूसरा चीज़ उसके लिए ढूंढा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ब्लड सप्लाई कम होती है, अर्थात क्या हो रहा है, ये जो कार्डियक आउटपुट है ये कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट को कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, अपने पास क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो घट रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों घट रही है, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी कम है। सिस्टोलिक बीपी कम है मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। और स्ट्रोक वॉल्यूम जब कम होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम जब कम होगी तो क्या होगा भाई, अगर ये नॉर्मल अपन ने बात की कि हार्ट रेट कितनी है 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है 70 ml है। अगर सिस्टोलिक बीपी कम हो गई तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई तो कार्डियक आउटपुट कम हो गया। अब ये भाई साहब तो चलो हार्ट ब्लॉक, हार्ट ख़राब हो गया, अपना हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे कि भाई साहब इसको तो अभी नहीं सुधार सकते, इसको बाद में देख लेंगे, अभी इसको तो मेंटेन रखो। और इसको मेंटेन रखने के लिए इस भाई साहब को काम ज़्यादा करनी पड़ेगा, अर्थात हार्ट रेट को बढ़ानी पड़ेगी। तो हार्ट रेट आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, हार्ट रेट आपको क्या मिलेगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये तो क्या है, जो प्राइमरी स्टेज या जो फर्स्ट स्टेज है शॉक की, जिसके अंदर अपन ने देखा कि यहाँ पे बीपी कम हो रही है। बीपी क्यों कम हो रही है, सिस्टोलिक बीपी कम हो रही है, हार्ट काम नहीं कर रहा, प्रेशर नहीं लगा पा रहा, जिसकी वजह से लास्ट में अपन को पल्स प्रेशर कम देखने को मिलेगा। बीपी जैसे ही कम हुई तो सिस्टोलिक बीपी मेन कम हुई, सिस्टोलिक कम हुई तो दोनों का जो गैप कम हुआ तो पल्स प्रेशर कम देखने को मिला, मीन आर्टीरियल प्रेशर कम देखने को मिला और हार्ट रेट कम देखने को मिली। तो प्राइमरी स्टेज में अपन को ये कंडीशनें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपन जो सेकंड स्टेज की बात करें कि बॉडी जब भी ऐसी कंडीशन में जाती है तो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज़्म चलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। तो यहाँ पे क्या होगी, कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होगी, अपन को देखने को मिलेगी यहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज़्म। तो कंपनसेटरी स्टेज बोल सकते हैं इसको। सेकंड जो स्टेज है उसको कंपनसेटरी स्टेज के नाम से जान सकते हैं, अर्थात जब कभी भी अपनी बॉडी ट्रबल में जाती है तो वापस नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी क्या करती है, मैकेनिज़्म करती है, काम शुरू करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं,
कंपनसेटरी मैकेनिज्म, उसी आधार पे इस स्टेज को नाम दिया कंपनसेटरी स्टेज। अर्थात 100 की कंडीशन जैसे ही बॉडी के अंदर अराइज हुई तो अपनी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म इस 100 की कंडीशन को वापस रिवर्ट बैक करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन को लाने के लिए, 100 की कंडीशन को हटाने के लिए बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी अपनी शुरू करेगी इस कंडीशन से रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए। तो इसको जब बॉडी शुरू करेगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो इसमें क्या होगा, अपना जो ब्लड प्रेशर वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, ये ब्लड प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, पल्स प्रेशर भी क्या हो जाएगा और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर भी इस चक्कर में, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के चक्कर में बीपी कम हो गई, पल्स प्रेशर कम हो गया और जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये हार्ट रेट और ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। हार्ट रेट देखो साहब क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ब्लड कम है, ब्लड कम है तो अपना हार्ट ज़्यादा काम करेगा। भाई स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट घटा था, मतलब कारण क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम घटी, स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या कारण था, सिस्टोलिक बीपी कम हुई। अब इसको तो सही नहीं कर सकते साहब, हार्ट रेट को तो बढ़ा सकते हैं, तो हार्ट रेट और ज़्यादा बढ़ गई। साहब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, मतलब ब्लड ही कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो बॉडी क्या करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म से क्या करेगी, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको बढ़ाएगी, जो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, बॉडी हाइपर वेंटिलेशन करेगी। क्या होगा यहाँ पे, हार्ट रेट भी बढ़ेगी और रेस्पिरेटरी रेट भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेस्पिरेटरी रेट है इसको भी बढ़ना होगा, अर्थात यहाँ पे जो नॉर्मल 12 से 20 है जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे अबव हो जाएगी 20 से। तो आपको क्या देखने को मिला, हाइपोटेंशन, आपको यहाँ पे देखने को मिला टेकीपीनिया और टेकीकार्डिया, तो 3 कंडीशन देखने को मिली। अब देखो क्या होता है, आगे अपन देखो बात करते हैं बहुत ही शानदार चीज़ की। तो क्या हुआ, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या हुआ, ये सब अपन को कम देखने को मिला। क्या क्या देखने को कम मिला, बीपी कम देखने को मिली, मतलब और ज़्यादा हाइपोटेंशन हुआ, पल्स रेट और ज़्यादा कम देखने को मिली, ज़्यादा देखने को मिली पल्स रेट बढ़ी, पल्स रेट क्या हुई, बढ़ी, मतलब और ज़्यादा टेकीकार्डिया आपको देखने को मिला, रेस्पिरेटरी रेट और ज़्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको टेकीपीनिया देखने को मिला, टेकीपीनिया देखने को मिला। इसके अलावा मीन आर्टीरियल प्रेशर और ज़्यादा घट जाएगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा घट जाएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे घटा, देखो क्या हुआ, पहली जो कंडीशन है वहाँ पे अपने बात कर ली सारी के बारे में कि पल्स रेट बढ़ रही है, पल्स रेट बढ़ रही है लेकिन पल्स प्रेशर घट रहा है। क्या हो रहा है, पल्स रेट तो क्या हो रही है, पल्स रेट तो बढ़ रही है, पल्स प्रेशर है, पल्स जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, जिस वजह से MAP हुआ, मतलब मीन आर्टीरियल प्रेशर घटा। पहली जो कंडीशन है फर्स्ट स्टेज है, वहाँ पे बेस लाइन मतलब 93.33 है, वहाँ से क्या होगा 10 mm ऑफ Hg डिक्रीज हो रहा था। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है 10 mm ऑफ Hg, किससे बेस लाइन से, वो घट रहा था। सेकंड जो कंपनसेटरी स्टेज है वहाँ पे क्या होगा, ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर और ज़्यादा घटेगा, ये बेस लाइन से 15 mm ऑफ Hg घट जाएगा, मतलब जो 93.33 है उससे घटकर 15 और घट जाएगा, उससे कम हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 88 के आसपास, 78 के आसपास सॉरी। तो यहाँ पे और ज़्यादा 15 mm ऑफ Hg बेस लाइन से और ज़्यादा घट रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, किस वजह से कम हो रहा है भाई, ब्लड कम था और वेंटिलेशन भी ज़्यादा किया, फिर भी क्या हो रहा है, जो सप्लाई करने वाला चीज़ है ब्लड कम है तो पहुँचेगी वहाँ तक तो कम ही, बॉडी अपनी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगी लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, कैसे पहुंचाओगे आप, इतना अमाउंट ब्लड बॉडी में है ही नहीं, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, देखो देखने को मिलेगी आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज या लेक ऑफ O2 इन द टिश्यू, आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से।
डेफिनेशन में अपन ने बात की थी कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, अर्थात हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा जब सेल के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। सेल के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिससे एटीपी बनती है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। और जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट बनता है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तब क्या होता है? लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट बनता है। जब बॉडी में एसिड बना तो क्या कंडीशन आएगी? एसिडोसिस। एसिडोसिस। और एसिडोसिस की वजह से, कौन सा एसिडोसिस है? एसिडोसिस की वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा? कूसमुअल रेस्पिरेशन। क्या देखने को मिलेगी? कूसमुअल रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कूसमुअल रेस्पिरेशन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? कूसमुअल रेस्पिरेशन जिसको अपन बोल सकते हैं डीप लेबार्ड ब्रीथिंग, कुत्ते की तरह सांस लेना, हाँफ हाँफ के सांस लेना। तो ये है कूसमुअल रेस्पिरेशन, जो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और जब कूसमुअल रेस्पिरेशन हो तो बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? रेस्टलेसनेस हो जाएगा। रेस्टलेसनेस कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तो अपन को क्या देखने को मिला? बीपी और कम हुई, मीन आर्टीरियल प्रेशर और कम हुआ, पल्स प्रेशर और कम हुआ, जिसकी वजह से हार्ट रेट और ज़्यादा बढ़ी, रेस्पिरेटरी रेट और ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया से लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड से बॉडी में एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस की वजह से कूसमुअल रेस्पिरेशन शुरू हुआ। और आदमी इतना गला फाड़ फाड़ के सांस लेगा तो रेस्टलेसनेस तो होगी ही होगी। तो ये कंडीशन थी सेकंड कंपनसेटरी। और जब कंपनसेटरी जो अपनी स्टेज है वो फेल हो गई तो डिजीज और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अभी भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको रिकवर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो तीसरी स्टेज होगी प्रोग्रेसिव स्टेज। तीसरी जो स्टेज होगी वो होगी प्रोग्रेसिव। लेकिन अपन यहाँ पे क्या हुआ? कंपनसेटरी फेल हुई, डिजीज बढ़ी, लेकिन अभी भी अपन इस कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। अर्थात अभी भी ये कंडीशन क्या है? रिवर्सिबल कंडीशन है। अभी भी क्या है? ये रिवर्सिबल कंडीशन है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेज में आपको और ज़्यादा बीपी कम देखने को मिलेगी, और ज़्यादा आपको क्या पल्स प्रेशर देखने को कम मिलेगा, और ज़्यादा आपको क्या कम देखने को मिलेगा? बीपी कम हुई, पल्स प्रेशर कम हुआ, मीन आर्टीरियल प्रेशर बेस लाइन से 20 mm ऑफ Hg आपको कम देखने को मिलेगा। सब कुछ और ज़्यादा भाई साहब, सब कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एक तो हार्ट रेट, और ज़्यादा आपको टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, और ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी, और ज़्यादा आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा, और ज़्यादा आपको एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये है अपनी प्रोग्रेसिव स्टेज के बारे में बात। डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, सब कुछ और ज़्यादा हो रहा है। आपको सब कुछ जो पहले था वो सब कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब क्या होगा? ओसिडोसिस होगा, और ज़्यादा आपको हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी। और ज़्यादा हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा? और ज़्यादा हाइपोक्सिया की वजह से अपना जो सिस्टम है, ब्रेन नर्वस सिस्टम, उसको ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई कम होना मतलब ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होना। और ऑक्सीजन सप्लाई अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो क्या होगा? जो अपना जो सेंसरी न्यूरल चेंजेज आ जाएगा ब्रेन में। क्या आ जाएगा? सेंसरी न्यूरल चेंजेज। ऑक्सीजन सप्लाई करने से अपन कन्फ्यूज़न जैसी कंडीशन, डेलीरियम जैसी कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, न्यूरोलॉजिकल
चेंजेज आ जाएंगे क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, अपना जो ब्रेन है, अपना जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे क्या होगा, एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे और क्या हो रहा है, देखो ब्लड कम है तो किडनी के पास, ब्लड कम है तो किडनी के पास ब्लड कम जाएगा, अर्थात GFR जो नॉर्मल 125 ml पर मिनट और 24 आवर्स में 180 लीटर होती है, तो GFR कम होगी। और GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुई तो क्या होगा, यूरिन कम बनेगा, और यूरिन कम बनेगा तो ओलिगोयूरिया कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओलिगोयूरिया कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अंदर प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर कि ये सब और ज़्यादा कम हो गया और लास्ट में अब कोई चारा ही नहीं है, तब बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, फोर्थ स्टेज के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जब क्या होगा सब कुछ और ज़्यादा बढ़ गया, अब काबू नहीं कर सकते, मतलब ये क्या है, इर्रिवर्सिबल कंडीशन, इर्रिवर्सिबल कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं रिफ्रैक्टरी स्टेज,